हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी का पेपर काफी अच्छा गया होगा, क्योंकि एमएस सेट का जो पेपर है वो काफी सिंपल आया हुआ था। मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। इसके अलावा बात करते हैं पेपर वन की। तो पेपर वन की अगर आप मैथ्स की बात कर रहे हो तो उसमें जो 15 मार्क्स का मैथ्स आता है, अगर आप उसका पैटर्न देखोगे तो एज इट इज वही पैटर्न आया था जो आपको लास्ट टाइम देखने को मिला था। सेम टाइप के क्वेश्चन सिलॉक्स के आए थे, सेम टाइप के क्वेश्चन ऑर्डर रिलेशन पे आए थे, डीआई की क्वेश्चन भी सेम आए थे, और जिसमें 2 क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम पे लास्ट टाइम के जैसा आया था। यानी कि जो पैटर्न की हम बात करते हैं ना, लगभग पेपर वन का भी सेम आया था। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि 20 to 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो एज इट इज सेम होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अभी हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको, जो मैंने कल लाइव लेक्चर में बताया था कि आपको पहले वो 30 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने थे, जिसे आप देखते ही उसका आंसर 30 मिनट्स के अंदर दे सकते हो। तो वो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम पहले पेपर वन की। तो पेपर वन में मैथ्स का तो मैंने आपको कहा जैसे सेम है, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 2-3 क्वेश्चन जो एज इट इज रिपीट हुए थे। एक रिसर्च में रिपीट हुआ था, एक क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में रिपीट हुआ था, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के आपको दे दिए थे। मैथ्स में सेम टाइप के क्वेश्चन थे। और इसके अलावा बात करते हैं आईसीटी की। तो आईसीटी के क्वेश्चन काफी इजी आए थे, यानी कि फॉर्मूले बेसिस पे आए थे, सॉरी फॉर्मूला बेसिस बोल रहा हूँ, यानी कि आपको फुल फॉर्म पे पूछा था। और थोड़ा हार्ड आपका अगर गया होगा तो टीचिंग एलिजिबिलिटी वगैरह में। बट अगर आपने पेपर 2 अच्छे से किया है तो पेपर 1 में अगर आपके कम मार्क्स भी आते हैं तो आपका हो जाएगा, क्योंकि पेपर 2 मैथ्स का काफी अच्छा पेपर आया था। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर सिंपल आया था, पेपर सिंपल आया था ये कहना गलत होगा। मैं ये कहूंगा कि जो पिछले हम दिनों से क्या कर रहे हैं, जो अप्लाइड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इसके अलावा जिसने पेड क्लास ज्वाइन किया था, तो जो मैंने रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट बताए थे एज इट इज वही क्वेश्चन आए हैं। जो मैंने कहा था कि इसे अच्छे से करके जाओ, इस पे एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, इस थ्योरम पे क्वेश्चन आते हैं, और इसको इस तरीके से करना है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप अप्लाइड में भी देख सकते हो, आपको हर टॉपिक से, जैसे मैंने कहा था कि आपसे 2-2 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो एज इट इज आपके हर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे थे। एलपीपी में भी आपने देखा कि वो डुअल वाला फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको डुअल कंपेयर करके उसकी वैल्यू, यानी कि लगातार रिपीट हो रही है, तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मेरे पास ये सी का है, आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं। मैं आपको जस्ट ये बता देता हूँ किस किस टॉपिक से आए थे वो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको एक लेक्चर में पेपर 1 का आंसर की दे दूंगा, और उसके बाद जो मैथ्स के क्वेश्चन है हम हर एक लेक्चर में कभी रियल एनालिसिस, कभी लीनियर अलजेब्रा, सारे क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन डिस्कस करना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रियल के भी डिस्कस करेंगे, लीनियर अलजेब्रा के भी डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और धीरे धीरे करके जितने भी अप्लाइड के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो मेरे पास पेपर सी का है। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन दे रहा है कि आपको एक Rn ऑफ x वेक्टर स्पेस दे रहा है, और वही पॉलिनोमियल वाला। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको पॉलिनोमियल दे रहा है वेक्टर स्पेस का तो कितनी होगी, n+1। अब ये देखो लास्ट टाइम आपको मैट्रिक्स पे पूछ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे पूछ लिया तो उसका डायमेंशन मैट्रिक्स का, अब ये आपको पॉलिनोमियल का डायमेंशन पूछ रहा है। मैंने टेस्ट में, जो टेस्ट ले रहा था पेड क्लास में, उसमें सिमेट्री के बहुत क्वेश्चन डाले थे, क्योंकि वो काफी बार पूछा गया। और इस बार आपको क्या पूछा है, स्क्यू सिमेट्री, वो भी सिंपल आपको r पे r ओवर r पूछ रहा है, यानी कि n इंटू n माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट पे, ये भी सिंपल सी बात है। आपको पता है कि फाइनाइट से फाइनाइट जाता है तो क्या होता है, वो अगर इंजेक्टिव हो गया तो ऑन टू हो गया, आप उसके सारे रिजल्ट यूज कर लो। थर्ड क्वेश्चन आपका, हाँ ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 2 वेरिएबल का है, ये जनरली बहुत लोग नहीं करते, ठीक है। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी का काफी सिंपल आया था। इसमें कह रहा था कि 3 बॉल्स आपको रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, 6 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल में से। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 11 हो गए। आपको 3 सिलेक्ट कर दें सैंपल स्पेस के। अब आपको क्या करना है, व्हाइट बॉल सिलेक्ट करना है 1। अब 6 में से व्हाइट बॉल 1 सिलेक्ट करना है, मतलब 6, और दूसरा 5 में से 2 ब्लैक सिलेक्ट करना है, तो P 5 से 2 आ जाएगा। तो आपके पास A मिल गया। A के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, और उसको डिवाइड कर दो आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। ये भी सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में आपको पूछ रहा है कॉन्वेक्स पे।
मैंने आपको कॉन्वेक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, यूट्यूब पे भी कराए हैं, जब हम लोग नेट के करते वहां पे भी कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन आपको पता है। सीधे सीधे अगर ऐसा कोई डायग्राम या ऐसा कोई रीजन जिसके हर दो पॉइंट को कनेक्ट कर, तो आपको सिर्फ डायग्राम बना लो, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सिंपल रिजल्ट है, ये बहुत बार में डिस्कस किया है कि जो सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं एलपीपी के, वो कॉन्वेक्स सेट होते हैं। एवरी हाइपर प्लेन भी कॉन्वेक्स सेट होता है। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जब आप एलपीपी पढ़ते हो तो स्टार्टिंग के ही जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें ये लिखा रहता है कॉन्वेक्स सेट के बारे में। सीक्वेंस देके कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रहा है और कह रहा है सारी पॉजिटिव रियल नंबर है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, अगर सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर दे रहा है तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है वो नॉन नेगेटिव होती है। अगर आपको ये पता है तो आपका आंसर सिंपल आ जाएगा, क्योंकि पहले आप पॉजिटिव कह रहे हैं। तो जब अगर कोई सीक्वेंस पॉजिटिव है ना तो वो हो सकता है कि जीरो पे भी कन्वर्ज करे। तो इसीलिए जैसे कि 1/n है, इसके सारे टर्म पॉजिटिव है, बट जिस टर्म पे ये कन्वर्ज कर रहा है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नॉन नेगेटिव में आता है। पहले आप पॉजिटिव कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। थर्ड में फिर सब सीक्वेंस हैज अ पॉजिटिव लिमिट विच हैज अ पॉजिटिव लिमिट। तो ऐसा भी नहीं हम सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं कि जिसमें जीरो पे सारे सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस ले लो, नहीं जीरो नहीं लो, तो ऐसे बाकी डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि नॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव आप नहीं कह सकते। उसके बाद 8 में आर से लेके क्यू तक एक नॉन कांस्टेंट इंक्रीजिंग फंक्शन दिया है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन से आपका हो जाएगा। नाइन्थ वाला आपको सिंपल क्या कह रहा है, जेड दिया है और इनइक्वालिटी पूछ रहा है, आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करना है, सिंपल ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब इसको सॉल्व नहीं करना है। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम लगने वाले। इसके बाद सी से लेके सी तक, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था, मैंने कॉम्प्लेक्स में बहुत बार डिस्कस किया है कि आपको 7 स्टैंडर्ड एनालिटिक फंक्शन, 7 इंटायर फंक्शन के बारे में हर चीज पता होना चाहिए। आपको पता है कि e⁻z को छोड़ दिया जाए, कांस्टेंट को छोड़ दिया जाए, तो सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स वैल्यू को एज्यूम करते हैं, जिसमें से पॉलिनोमियल एग्जैक्टली n टाइम्स करता है, बाकी साइन जेड, कॉस जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस हाइपरबोलिक जेड, ये हर वैल्यू को इनफाइनाइट टाइम्स एज्यूम करते हैं। जबकि e⁻z जीरो को छोड़ के हर वैल्यू को कितने बार एज्यूम करता है, इनफाइनाइटली टाइम। तो सिंपल आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस जेड क्या होगा। कॉस जेड बाइजेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि ये 1/1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका जो पीरियोडिक फंक्शन होगा उस पर वो रिपीट होते रहेगी। तो ये ऑन टू फंक्शन तो है, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल आपको 11th क्या पूछ रहा है, ये आपका आर स्क्वायर से लेके आर तक दिया है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया, तो ये क्वेश्चंस को हम अपने सॉल्यूशंस पर डिस्कस करेंगे। 12 क्वेश्चन ये सिंपल इम्प्लिसिट फंक्शन पे है। अगर आपने मेरा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन कराया इम्प्लिसिट फंक्शन पे, और आपको पता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि y = f of x है, तो मैं इस तरीके से y को इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व कर सकता हूँ। कोई भी एक्सप्रेशन दिया है जिसमें x और y वेरिएबल है, तो इसके टर्म्स में हम लोग सॉल्व करेंगे। कब करेंगे, जब वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। यानी कि पहले तो जो भी फंक्शन है हर जिस पॉइंट के अराउंड हम देख रहे हैं उस पर जीरो होना चाहिए, उसके बाद उसका विथ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, उस पॉइंट पर नॉन जीरो आना चाहिए, तब हम लोग y को इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व कर सकते हैं। वही आपको इम्प्लिसिट फंक्शन से आ जाएगा। ये 13 क्वेश्चन देखो, ये आपका सिंपल आप ओपन मैपिंग थ्योरम से कर सकते हैं। ओपन बॉल दिया है और फंक्शन कह रहा है, आप सीधे आप निकाल सकते हो कि पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल सब हो जाएगा। अब देखो 14 में क्या कह रहा है, एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन दिया है। अच्छा, नॉन कांस्टेंट एंटायर दिया मतलब कांस्टेंट हट गए। अब उसमें कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग क्या होगा, इम्पॉसिबल हो। यही क्वेश्चन जो भी आपको बताया कि वो एट मोस्ट एक वैल्यू को क्या कर सकता है, मतलब एक वैल्यू को छोड़ के बाकी हर वैल्यू को एज्यूम करता है। तो सी हो सकता है, हाँ हो सकता है, साइन जेड है, कॉस जेड है। फिर कह रहा है कि c-0 हो सकता है, हाँ e⁻z है। उसका क्लोजर सी हो सकता है, हाँ तो e⁻z का जो भी इमेज है इसका क्लोजर ले लूंगा तो पूरा सी आ जाएगा। बट कह रहा है वो रियल के अंदर कंटेन करेगा। हमको पता है कोई भी एंटायर फंक्शन अगर किसी कर्व पे लाई कर रहा है, अब रियल लाइन है इसका मतलब क्या होगा, उसका सबसेट मतलब कोई एक लाइन पे आएगा तो वो कांस्टेंट हो जाता है। बट गिवन क्या दिया है, नॉन कांस्टेंट, तो वहां से हमारे पास ये आ जाएगा। अब e⁻z साइन जेड उसका मॉडुलस दे दिया है, सिंपल मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल अप्लाई कर दो, क्योंकि मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या कहता है, पूरे उसकी बाउंड्री पे करेगा। अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन है तो वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को कहां अटेन करता है, अपने बाउंड्री पॉइंट पे। बट ये तो पूरे हर जगह पूरे सी पे है तो बाउंड्री पॉइंट इसकी मिलेगी नहीं।
अब 20 ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं कि अगर किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 है, हाँ सपोज कोई दो पॉइंट है और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है, तो देन आप क्या कह सकते हो, किसी दो पॉइंट का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी है तो उनका डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 21 ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि कंपलसरी एक क्वेश्चन आएंगे, ये कल के लाइव लेक्चर मैंने आपको बताया था कि x इंटू साइन 1/x साइन 1/x एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, इसके रिमान इंटीग्रेशन, इसका बाउंडेड वेरिएशन, इसका डेरिवेटिव, इसका यूनिफॉर्म क्वांटिटी, इसका रिमान इंटीग्रेबल, ये सब कुछ पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि x इंटू साइन 1/x ये भी बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, साइन 1/x ये भी बाउंडेड वेरिएशन नहीं। अगर चेक करना तो कैसे चेक करोगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, अगर वो बाउंडेड आ रहा है तब तो वो क्या होगा, आपका बाउंडेड वेरिएशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, अगर बाउंडेड है तो फिर बाउंडेड वेरिएशन होता है, अगर नहीं है तो फिर हमको चेक करना पड़ता है कि बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टीशन हमको मिल जाता है जिसके लिए बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। ये हमने 8th क्लास में भी डिस्कस किया और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब हम लोग सेकेंड या थर्ड लेक्चर में रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा आपका मैट्रिक्स स्पेस पे है, जैसा कि मैंने आपको कहा था आप मेजर थ्योरी के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, कुछ ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो नहीं आते वो छोड़ सकते हो, बाकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री, यानी कि लगभग आपको 15 से 20 मार्क्स मैंने आपको सिर्फ कहा था छोड़ने के लिए, और बाकी आप सब अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक बात, आपको अगर पूरा पेपर भी आता है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आप मैक्सिमम 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हो। कितना भी आपको शॉर्ट ट्रिक पता हो, आप हो सकता है कि 30-40 क्वेश्चंस को स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में कर लो, बट आप पूरा क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको कितना भी आए। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको सॉल्विंग लगेंगे। तो जितना होता है अप्लाइड के क्वेश्चन से आपको बचना था, आपको 2-2 क्वेश्चन सबके करने थे, लेकिन प्योर के क्वेश्चन आपको बहुत ही कम टाइम में आएंगे, ये मैंने आपको बार बार कहा था। सिंपल क्वेश्चन एक आपका सिलॉग थ्योरम पे आ गया, आपको सिलॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। Z9 क्रॉस Z3, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी आ चुका है, ये भी हमने पेड क्लास में डिस्कस किया था। Q√2 Q√3 Q√5, ये भी सिंपल आपको पता होना चाहिए कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Q√2 Q√3। या तो आप इसमें ऑप्शन को देख के ही बता सकते थे, क्योंकि B C D देखो इसमें सब एक जैसे दिख रहे हैं, बचा A, वही ऑप्शन आपका रह जाएगा। अब देखो 26 का नॉन लीनियर स्पेस का ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, क्योंकि लास्ट टाइम इक्विवेलेंट पे पूछा था, इस बार आपको वो नॉर्म और कंप्लीट पे पूछ रहा है। तो ये जो कुछ पार्ट है आप इसको स्किप कर सकते हो, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन 28, अगर टाइम है तो आप इसको निकाल के देख सकते हैं, अगर रिजल्ट पता है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप इसका मैट्रिक्स फाइंड आउट करके इसको निकाल सकते हैं। 29 में आपको पता होगा कि कोई भी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डेफिनेशन क्या होता है कि यहाँ के कोडोमेन के सेट के जितने भी ओपन सेट है उनका इनवर्स इमेज क्या होना चाहिए, ओपन सेट। यहाँ के जितने भी क्लोज सेट है उसका इनवर्स इमेज क्या होना चाहिए, क्लोज सेट। तो अगर मैं फाइनर का कॉन्सेप्ट यूज करूं, तो अगर ये वाला टोपोलॉजी, इससे फाइनर इसका मतलब क्या है कि यहाँ का कोई भी ओपन सेट यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। तो ये फाइनर वाले कॉन्सेप्ट से हम इसको 29 को कर सकते हैं। 30, अच्छा मैं यही चीज आपको बता रहा था कि जब आप कॉम्पैक्ट को छोड़ रहे हो तो आपको पूरा अगर आप मेजर थ्योरी या आप इसको छोड़ रहे हो आपका टोपोलॉजी, या फिर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो नॉन लीनियर स्पेस, तो आपको उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपके रियल से बन जाएंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके नॉन लीनियर स्पेस में ऐसे होंगे जो आपके मैट्रिक्स से लीनियर अलजेब्रा से बन जाते। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको सिंपल एक डायग्राम दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं नेट में भी और सेट में भी। अब ये सिंपल क्वेश्चन दिया है, क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल दिख रहा है और कह रहा है ये कॉम्पैक्ट होगा, कनेक्टेड होगा। आपको पता है सर्कल है, कनेक्टेड भी है, कॉम्पैक्ट भी है, आपका वही ऑप्शन है, देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हो। एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो n और 0 है। सेपरेबल का आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ये मैंने नोट्स पेड क्लास में सेंड किया था, उसमें बहुत सारे रिजल्ट थे, उससे आपका एक क्वेश्चन बन जाता। लैटिस वगैरह आप छोड़ सकते थे 30 तक। इसके अलावा कोएफिशिएंट का क्वेश्चन मैंने कराया था आपको नंबर थ्योरी में, उससे आपका ये बन जाएगा। आई थिंक 34 में कुछ मिस्टेक है, वो मैं आपको जो भी रहेगा बता दूंगा, ठीक है। 35 मैंने आपको अब भी बताया था, जब ये सेकेंड लास्ट वीडियो, उसमें मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको U1 U2 सॉल्यूशन दे दे, यूनिक सॉल्यूशन,
वैसे और तो उसमें कुछ कंडीशन दिया नहीं है। सेम देखो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, आपको वैल्यू गिवन है, आपको पूछ रहा है कि y इक्वल टू इंडिपेंडेंट। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप कि पिछले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको आप कर सकते हो। 36 सिंपल आपका ये क्वेश्चन हाइपरबोलिक इन द मैक्सिमल। ये क्वेश्चन मैंने जितने भी टेस्ट लिए थे हर टेस्ट में ये क्वेश्चन डाला था कि हाइपरबोलिक कब होता है, पैराबोलिक, क्योंकि मुझे पता था एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला। मैंने आपको टेस्ट सीरीज जो भी हमने PDE-OD का दिया था उसमें भी बताया था कि आपके एक क्वेश्चन गारंटी बनने वाले, तो वो क्वेश्चन बन गया कि हाइपरबोलिक। सिंपल फॉर्मूला आपको पता होगा, s² - 4RT ग्रेटर देन 0 के लिए हाइपरबोलिक, लेस देन 0 के लिए एलिप्टिक और इज इक्वल टू के लिए पैराबोलिक। अब ये लेस देन के लिए हाइपर एलिप्टिक है, हमको पूछ रहा है हाइपरबोलिक। सिर्फ आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 पूछ। अब उसमें वो दोनों पूछ लिया, क्योंकि x × y ग्रेटर देन 0 कब होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, बट ऑप्शन में x y ग्रेटर देन 0 है तो आपको उसे प्रेफर करना है। तो आपका फर्स्ट, थर्ड तो फोर्थ तो वैसे ही राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी पार्ट का, इसको आप स्किप कर सकते थे क्योंकि आपके पास बहुत क्वेश्चन है। अगर जिस क्वेश्चन में भी आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन करने, आपको वो करने हैं जिसमें कम टाइम लगेंगे। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बट आपके पास टाइम नहीं है कि आप उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, सिर्फ उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिसमें आपका टाइम कम लगेगा। 45 ये भी मैंने आपको कराया था लास्ट लेक्चर में कि कैसे चेक करते हैं। 46, 47 ये आपके तीनों क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था। ये थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, या फिर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका 46 भी बन जाएगा, 47 भी बन जाएगा और 48 भी बन जाएगा। 49 आपको पता है मैंने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशियल ज्योमेट्री नहीं कराया था, बट उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मुझे पता था कि वो पिछले 2 बार दे चुका है आपको, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म दे रहा है। और मैंने उसमें एक चीज बताई थी, आप नोटिस करना कि जो पहला मैट्रिक्स बनता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और आप उसको देख सकते हो कि वो इन्वर्टिबल है। और सेकेंड क्या कह रहा है कि वो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब मे बी सिंगुलर हो सकता है या फिर वो नॉन सिंगुलर भी हो सकता है। जो सेकेंड फंडामेंटल का मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। अब आपको क्या कह रहा है, एक्स इनवर्स वाई के बारे में पूछ ले रहा है। अब x इन्वर्टिबल है, y आपका इन्वर्टिबल नहीं है, तो अगर x इन्वर्टिबल है तो x इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब x इनवर्स y के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको पता है कि वो नॉन सिंगुलर। कैसे बोल सकते हैं, अगर एक का डिटरमिनेंट 0 है तो दूसरा नॉन 0 है, तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि दूसरा वाला भी, मतलब जो उसके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट 0 होगा या नहीं। तो नॉन सिंगुलर तो नहीं कह सकते हम लोग। मे नॉट भी आएगा तो हो सकता है कि मे बी सिंगुलर, मे नॉट बी सिंगुलर, ये पॉसिबिलिटी आपका हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम से जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के जो नेक्स्ट टाइम देंगे पेपर, जो नए स्टूडेंट आने वाले या फिर ऐसे जिन्होंने अभी इतना प्रैक्टिस किया लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं होगा, तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि ऐसा कौन सा डोमेन है जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि MS सेट का पेपर तो अब नेक्स्ट ईयर होगा, बट उसके पहले आपके सामने अभी 2 महीने बाद आपका नेट का पेपर होने वाला है। तो नेट के पेपर के लिए अभी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। मैं 2 से 3 दिन में आपको एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे। आपका यूट्यूब पे भी वीडियो चलेगा जहां पे हम लोग अप्लाइड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक तरफ 2 बैच लाने वाले हैं, एक IIT जैम का और एक लेके आएंगे CSIR का। ठीक है, तो ये 2 बैच होगा। बाकी इसका जो भी रहेगा हम वहां पे एक लेक्चर में सेपरेट वीडियो लाएंगे, वहां पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसका दे दूं। क्योंकि MS सेट में मैं आपको बता दूं जितने क्वेश्चंस मैंने पेड क्लास में कराए थे प्योर के, वो एज इट इज, क्योंकि मैं जो बहुत सारे पॉइंट बताता हूं कि ये टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, ये रिजल्ट है जिसको आपको इस तरीके से यूज करना है, वो एज इट इज वैसे ही आए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, उन सारे थ्योरम्स को नोट डाउन करोगे, तो आपका डेफिनेटली MS सेट में एटलीस्ट मैं कम से कम मान के चल रहा हूँ 60 मार्क्स तो आपके हो जाएंगे। क्योंकि 60 करने में आपके बहुत टाइम चले जाते हैं। ऐसा बोलने के लिए आसान है, आप देखो कैसा होता है, क्लियर करना एक अलग बात है, लेकिन जैसे जैसे आपके स्कोर बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाती है, और जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है वहां पे आपका टाइम लगेगा। तो फिर
जो आगे के टाइम बचते हैं वहां पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कम होते हैं, और दूसरी बात आपको ऑप्शन में भी सस्पेंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 60 मार्क्स तो आप एटलीस्ट कम से कम आराम से ला सकते हो अगर आप मैंने पेड क्लास और प्लस यूट्यूब पे मैंने जो अप्लाइड की वीडियो डाले थे अगर वो आपने सारे किए थे, क्योंकि एकदम पेपर ऐसा लग रहा है कि एकदम उठ के स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, और या तो वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे टेक्निक्स उनको पता होगी, तो उनका भी बहुत अच्छा पेपर गया हो, चाहे वो यूट्यूब से कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी लोग पूछते हैं कि डिफरेंट क्वेश्चन लाओ, बट कुछ मतलब नहीं है। अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चन करना है आप CSI या नेट के लिए करो, आप गेट के लिए करो, क्योंकि वहां पे हर बार आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट ऐसा होता है ना कि अगर नए क्वेश्चन को लोग कहाँ से लाएंगे, तो उसी का यूज करके आपको डिफरेंट तरीके से पूछेंगे। अगर आपका एक बार प्रैक्टिस करने का, सॉल्व करने का टेक्निक अच्छा हो गया ना, तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे वो कोई भी पेपर हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल जिसने अभी MSc कंप्लीट किया या फिर MSc फर्स्ट ईयर, सॉरी जिसने मतलब 1 साल गैप हो गया, और वो अगर उनका सेट का पेपर अच्छा चलेगा तो उनको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब उनको मतलब एक बोलते हैं ना, अगर एक बार आपके कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाए या पेपर देने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरा हो सकता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बढ़ जाता है। तो जब आप नेट का पेपर देने जाओगे तो आपको एक टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक नेट का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, और नेट का जो नोटिफिकेशन है, मान के चलो आपका पेपर जो है नोटिफिकेशन हो सकता है, अभी देखो कब आएगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट मैं इतना कह सकता हूं इसके पहले नहीं होगा। कब तक होगा ये कुछ नहीं कह सकते। अगर आपसे कोई कह रहा है तो देखो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि CSI या नेट वाले को जब पेपर लेना है वो तभी लेंगे, मेरे या आपके कहने से वो पेपर नहीं होने वाला, ठीक है। तो बट इतना मैं कह सकता हूं कि आपका जो पेपर है वो 10 दिसंबर के पहले तो नहीं होगा। तो जो बैच स्टार्ट करो 11 से, ताकि आपको कम से कम 2 महीने मिल जाए, जहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और वहां पे आपको जो मेन टॉपिक है जैसे कि रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न, वहां पे फोकस करेंगे ताकि वो बहुत अच्छा हो जाए। उसके बाद आपका वो NBHM में काम आ सकता है, अगर आप TIFR के लिए जा रहे हो वहां पे काम आ सकता है, CMI, क्योंकि वो आपका पेपर बाद में होगा। पहले आपका ये पेपर चल रहा है, 2 महीने बाद आपका नेट का हो सकता है, पॉसिबिलिटी मान के चलो। उसके बाद फेब में आपको 2 महीने मिलेंगे गेट के लिए। उसके बाद मार्च या अप्रैल में आपका NBHM का होगा, और मई में आई थिंक आपका CMI का एग्जाम होगा। और ये सारे लेवल के हिसाब से, यानी कि अभी आपका MS सेट का लेवल अगर थोड़ा कम है तो उससे ज्यादा लेवल आपका नेट CSI या नेट का रहेगा, उससे ज्यादा लेवल आपका गेट, और उसके बाद जो PhD लेवल के एग्जाम होते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट रिसर्च टाइप जो बहुत कहते हैं ना बहुत अच्छे एग्जाम है, जैसे कि NBHM हो गया आपका, TIFR हो गया और CMI, क्वेश्चन काफी अच्छे रहते हैं। बाकी देखो 52 ये भी टेस्ट में मैं हर बार ये क्वेश्चन डालता हूं। जिसने मेरा 100 क्वेश्चन देखा होगा आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैंने डाला था, x² माइनस और y² माइनस y²। ये क्वेश्चन अब ये चौथी बार हो गया। मैंने आपको जो COB पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन आप कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो एक्सट्रीमल वाला, और आपको तो याद भी हो जाना चाहिए कि उसका आंसर क्या आता है, C1 cos x प्लस C2 sin x। आपको क्या करना है, उस पर पुट करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आपको आंसर सीधे सीधे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन ये भी मैंने कहा था COB का एटलीस्ट आप फॉर्मूले देख के जाओ, कम से कम फॉर्मूला देख के जाओ, बाकी बात की बात है। 54 भी सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको लाइव लेक्चर में बताया था कि जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, अब डिग्री देख लो, अब डिग्री देख के ही पहचानोगे कि बाकी सारे ऑप्शन हो नहीं रहे। आपको ना इसमें ना तो इनिशियल कंडीशन करने की जरूरत थी, आप सिंपल आइलर इक्वेशन यूज करो। जैसे आप यूज करोगे x³ के पहले माइनस आ जाएगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें बाकी सारे ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद 55 क्वेश्चन देखो, मैंने आपको कहा था COB के सारे क्वेश्चंस 4 में से अगर आपके 3 भी बन जाएंगे तो अब ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है जैसे कि शॉर्टेस्ट मेथड वाला, बट ये भी आपको इक्वेशन पता होगा ना साइक्लोइड का, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका फंस सकता था। 56 मैंने आपको कुछ 5 1 5 2 के बारे में कुछ रिलेशन बताए थे, जैसे ऑर्थोगोनल होता है,
ठीक है, ऑर्थोगोनल होता है उसको ऑर्थोनॉर्मल बनाया जा सकता है, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आइगन फंक्शन होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा, तो उससे आपका ये भी हो जाएगा। 59 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कहाँ पे, जिसने 100 मार्क्स का पेपर दिया था, मैंने वहां पे भी डाला था ये क्वेश्चन, ये कि 1/x का थर्ड डिविडेंड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल, आपको पता है 1 के लिए जब आप करते हो तो -1/a आता है, 2 के लिए करोगे तो -abc आता है, 4 के लिए करोगे तो माइनस प्लस माइनस ना, तो लास्ट में आपका माइनस आएगा, -1/ab प्लस 1/abc माइनस 1/abcd। आपको यहाँ पे PQRS यूज किया, तो PQRS, तो ये तो PQRS आपके आगे रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं, मैंने आपको YouTube पे भी कराया, बाकी जो मैं टेस्ट लेता था उसमें ये क्वेश्चन डालता था, एक बार इन जनरल डाला था, एक बार 2 के लिए डाला हूं, एक बार 3 के लिए डाला हूं, और एक बार 4 के लिए डाला। और इससे होता क्या है, इसमें मैंने अगर कुछ मिस्टेक कर दे ऑप्शन में तो फिर आपके माइंड में क्लिक हो जाता है, ताकि आप डाउट पूछो और वहां से आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। देखो मैथ्स में ना अगर कोई क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो उससे आप इतना नहीं सीखते, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको जैसा लगे रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो चीजें आती है, तभी आपको समझ में आ रहा है कि ये रॉन्ग है, और वो आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि वहां से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती है, और एक जो बोलते हैं ना एक आइडिया डेवलप होता है, जो मेन मैथ्स कहा जाता है। मेन मैथ्स में आपको थिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, जितना आप सोचोगे किसी क्वेश्चन को, जितना डिस्कस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। 60 क्वेश्चन मैंने आपको क्यूबिक वाला बताया था, क्या करना है, कैसे आता है, कुछ लेना देना, वैल्यू पुट करके चेक कर लो, पहले 0 पटा, अब जितने स्पीड में आप वैल्यू पुट कर सकते हो उससे आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप कोई मेथड नहीं यूज करना, जस्ट पुट करके ऑप्शन से निकाल सकते हो। 61 ये भी मेथड है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ था। 62 ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने नहीं कराया था, इसमें आपको लैपलास और फूरियर के बारे में रिलेशन बताना, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 63 f(t - a), एक्चुअल में प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है, इसके पहले नहीं दिया गया था, बट मैंने आपको क्या कहा था, अब कैसे सॉल्व करते हैं एटलीस्ट वो मत देखो, बट आपको क्या करना है, जितने रिलेशन है ना, चाहे वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं आपको लैपलास के लिए ऑलरेडी बता चुका था, तो वैसे ही आपको सेम रिजल्ट, वैसे ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, ये भी शायद आया हुआ था, ठीक है। तो 63 भी क्वेश्चन इजी है। 64 फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करना है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जैसे उसमें 2/π करके आया था, वैसे ये भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। 65 कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्सिलरी प्रॉब्लम फॉर 2 फेज, ये हमने नहीं किया था, ठीक है। तो अब इतने क्वेश्चन आपको इजी मिल रहे हैं, तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो। 66 67 ये सब ग्राफ का है, ग्राफ का मैंने नहीं कराया था। मेजर थ्योरी के 3-4 से 2 क्वेश्चन आए हैं, ये भी मैंने नहीं कराया था। अब देखो 70 क्वेश्चन का एब्सोल्युटली ये मैंने टेस्ट में डाला था, क्योंकि एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन आते हैं, और मैंने आपको कुछ रिलेशन बताए थे पेड क्लास में, मैंने एक एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस का कुछ रिलेशन बताया था कि क्या रिलेशन, अगर वो आपको रिलेशन पता है तो आपका 70 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 71 क्वेश्चन सबको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर y और z सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 70 पार्ट 1C का जब भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है, आप कोई भी ऑप्शन करो आपको मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जिसने भी अटेम्प्ट किया है उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि y और z दोनों सेम है। तो अब उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है y z w, तो आप कौन सा टिक करोगे, उसके कोई नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, पेपर 1 में भी मिलेंगे और पेपर 2 में भी मिलेंगे जो क्वेश्चन रॉन्ग है। पेपर 1 में भी मैं आपको जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा, एक क्वेश्चन है जो अल्फा न्यूमेरिक वाला, उसका आंसर वहां पे सेकंड जो टर्म था वहां पे जी आ रहा है, क्योंकि जब हर एक मतलब जो बनाया गया उसका डिफरेंस लेते हैं, वहां पे जी आना चाहिए, बट वहां पे एच दिया है, तो आप भले राइट करो या जो भी करो उसका सी आंसर आया था, बट आपको पूरे मार्क्स सबको मिलेंगे, जिसने भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसको वो मार्क्स मिलने वाला है। 72 क्वेश्चन, ये तो सिंपल रिलेशन है, कभी कभी आपको रिलेशन में पूछ लेते हैं कि ये 1 + x(n), ये आप प्रूफ भी करते हो जब आप लोग ऐसे x + 1 + x का होल स्क्वायर ले लो, या फिर आप 1 + 1/x को 1 +
नहीं, x प्लस 1/x को ग्रेटर देन 2 बताते हैं तो वहां पे आप इस रिजल्ट का यूज करते हो। तो ये भी सिंपल है। हाउ मेनी सॉल्यूशन, ये मैंने आपको बताया था ना, ग्राफ से बना सकते हैं। आपको एक ग्राफ दिया है cos x, आपको e⁻x दिया है, आप cos x का ग्राफ बनाओ ऐसे ऐसे, और e⁻x का ग्राफ देखो, e⁻x का ग्राफ ऐसे रहता है, e⁻x का ग्राफ ऐसे। अब देखो कि वो बार बार इसको कट करेगा, क्योंकि x जो cos x है वो तो 0-1 के बीच में, 1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, और इसकी वैल्यू क्या करेगी, 1 से नीचे रहने वाले, तो वो कट करेगा। बट आप लोग देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो कट करेगी ना वो आप उसको अलग अलग सब पॉइंट आउट कर सकते हो, मतलब डिस्क्रीट में कर सकते हैं ना। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, कोई इंटरवल होना चाहिए, कोई कर्व होना चाहिए, बट वो जो पॉइंट पे कट कर रहा है वो डिस्क्रीट पॉइंट है। बट ऐसे कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। अब उसमें आपको कह रहा है वो कि नो सॉल्यूशन, भैया सॉल्यूशन तो होंगे इसमें, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, तो आपको टोटल काउंटेबली इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। बाउंडेड वेरिएशन का रिलेशन बहुत सारे एग्जांपल किए, आप x इंटू साइन 1/x ले लो, उसी से आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे कि f इज बाउंडेड देन इट इज बाउंडेड। सिंपल सी बात है, बाउंडेड वेरिएशन का किसी के साथ रिलेशन ना तो कॉन्टिन्यूटी के साथ है, ना ही यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के साथ है, ना ही डिफरेंशियबिलिटी के साथ है, तो आपका सिंपल रीमान इंटीग्रेबल तो हो जाएगा, क्योंकि हर एक बाउंडेड वेरिएशन को हम लोग सम ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसी से आपका रीमान इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। अब ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओपन सेट का डेफिनेशन क्या होता है, एम्प्टी सेट को हटा दूं मैं, उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड मिलना चाहिए, और नेबरहुड में कितने पॉइंट आते हैं, अनकाउंटेबल आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सेट अगर नॉन एम्प्टी है तो अनकाउंटेबल। सेकेंड, ये क्वेश्चन नेट में 2 से 3 बार आ चुका है, मैंने टेस्ट में भी ये क्वेश्चन लिया है, मैंने CSI या नेट में भी काफी बार डिस्कस किया है कि टोटल 11 रियल नंबर के अंदर टोटल 11 टाइप के इंटरवल है जिनको हम कनेक्टेड सेट कहते हैं, जिसमें से 2 फाइनाइट सेट होते हैं, बाकी सारे अनकाउंटेबल है, एम्प्टी और सिंगलटन सेट को छोड़ के बाकी अनकाउंटेबल है। अब वो अनकाउंटेबल में एटलीस्ट 2 एलिमेंट बोला है तो अनकाउंटेबल। सिंपल रिजल्ट है आपका, दोनों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। 76 वैल्यू पुट करके देख लो ना, आपको क्या कह रहा है, एक यूनिट सर्कल है, एक यूनिट सर्कल कहां जा रहा है, राइट हाफ प्लेन पे जा रहा है ना, ओके राइट हाफ प्लेन पे जा रहा है, फिर भी चलेगा, आपका राइट हाफ प्लेन पे जा रहा है, तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, राइट हाफ प्लेन है, और यहाँ पे आपके 0 पॉइंट आएगी, जैसे आप 0 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। सेकेंड में आप 0 पुट करोगे तो अभी आपका आंसर -1 आ जाएगा। अब -1 तो उसमें लाई नहीं करेगा, -1 आपका इस साइड है, सेकेंड में आपका क्या आ जाएगा, 1, और लास्ट में भी आप पुट करोगे तो आपका i आ जाएगा। तो मतलब पॉइंट पुट करके देख सकते हो, कह रहा है एक सर्कल है, 0 पॉइंट कहां लाई कर रही है, आप 0 पुट करके देख सकते हो, अगर उससे नहीं हो रहा आप कोई और एक पॉइंट पुट कर दो तो ये क्वेश्चन आपका उससे बन जाएगा। 77 इंटायर फंक्शन के जीरोस के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो आपको रिजल्ट पता है तो ठीक है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। साइन जेड है, e⁻z है, e⁻z के पास 0 नहीं होता, तो कह रहा है नॉन एम्प्टी ओपन रॉन्ग, क्योंकि e⁻z का कोई जीरोस नहीं है। इनफाइनाइट एंड बाउंडेड, कह रहा है इनफाइनाइट होगा और बाउंडेड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बचा क्या, अनकाउंटेबल और क्लोज। अनकाउंटेबल तो नहीं होंगे, साइन जेड ले लो, उसके पास कितने जीरो आते हैं, तो जो जीरो सिर्फ क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सेट ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमेशा क्लोज होते हैं। 78 ये भी सिंपल रिलेशन है, एनालिटिक फंक्शन है, तो यूवी हार्मोनिक होगा, उसके बाद उसके रिजल्ट है सम प्रोडक्ट पे, उससे आपका हो जाएगा। 79 सिंपल, आप एक पॉइंट पूरे डोमेन पे एनालिटिक है, सिर्फ 0 को छोड़ के, ठीक है, 0 पॉइंट को छोड़ के एवरीवेयर एनालिटिक है। तो आप सिंपल, आपको एक I1 दिया है और एक I2 दिया है। I1 में जो यूज कर रहे हैं ना जो कंटूर, वो e⁻²πit है, और सेकंड में 10 इंटू, तो 10 आपका रेडियस हो जाएगा, उससे बट कुछ लेना देना नहीं है। अब एनालिटिक तो हर जगह, अगर आपको रेडियस बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, उसका इफेक्ट कहाँ होता है कि आपकी सिंगुलैरिटी चेंज होती है। बट सिंगुलैरिटी तो वैसे भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहा है 0 को छोड़ के हर जगह वो एनालिटिक है, तो आपका इक्वल आ जाएगा हर केस पे। cot z अपॉन साइन जेड, कितने बार ये क्वेश्चन हम डिस्कस किए टेस्ट में। तो cot z अपॉन जेड,
अब कॉट जेड को क्या लिख सकते हो, साइन जेड अपॉन कॉस जेड अपॉन साइन जेड, नीचे जेड और एक साइन जेड, साइन जेड के पास एक जीरो पे पोल मिलेगा और एक जेड वाला, तो 2 ऑर्डर के पोल हो जाएंगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सिंपल पोल तो नहीं, ऐसे आप सेकेंड रिमेबल सिंगुलैरिटी भी नहीं होगी क्योंकि उसके पास पोल है, अनकाउंटेबल तो रहेगा ही नहीं, तो सिंपल क्या आ जाएगा, बचा लास्ट ऑप्शन। आप चेक भी कर सकते हो, अदरवाइज वो ऑप्शन आपका रह जाएगा। जी एक फाइनाइट ग्रुप है, आपको पता है कि एच और जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, किसी ऑर्डर का अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो अगर उस ऑर्डर का कभी भी यूनिक सब ग्रुप होता है क्योंकि उसके लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट सब इक्वल हो जाते हैं, इफ एंड ओनली कंडीशन। अगर कोई दो सब ग्रुप इक्वल है तो मतलब वो अगर एच और एच डैश अगर इक्वल है तो मतलब दो नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर सब ग्रुप, और अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो एच और एच डैश इक्वल हो जाते हैं। S3 के अंदर बारे में पूछ रहे हैं, S3 के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। 6 एलिमेंट होते हैं, 3 रोटेशन वाले 3 रिफ्लेक्शन वाले, जिसमें से 3 रोटेशन में से एक आइडेंटिटी होता है, उसकी ऑर्डर कितनी होती है 1। 2 रोटेशन होते हैं, उनकी ऑर्डर कितनी होती है 3। मतलब अगर उनके ऑर्डर को लिखूं तो x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिख सकता हूं। तो ऐसे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2 होता है, यानी कि एक बार आप वर्टिकल के रिस्पेक्ट में करो और फिर से उसका कर लो, वही मैट्रिक्स आ जाती है। आप मतलब रिफ्लेक्शन लोगे हर एक वर्टाइसेस के अबाउट में तो 2 बार करोगे। जैसे मैं एक कह रहा हूँ मेरे पास 3 वर्टाइसेस है, अगर मैं एक बार ऐसे रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ फिर से ऐसे ले रहा हूँ तो उसका ऑर्डर 2 आ जाएगा। या फिर आप S3 के अंदर ही कर सकते हो, आपको पता है हर एक एलिमेंट का 2 ऑर्डर। इसके पास कितने एलिमेंट है 2, तो ये 2 लेंथ का, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2। तो आपको वही पूछ रहा है कि x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी से कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे रोटेशन वाले और 3 एलिमेंट होंगे रिफ्लेक्शन वाले, और आइडेंटिटी का तो 1 ऑर्डर होता है। एक साइक्लिक ग्रुप है 20 ऑर्डर का, 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास किसी भी ऑर्डर के 5n एलिमेंट होते हैं। तो 10 दिया तो 5 10 कितना हो जाएगा, 2 5 को क्या लिख सकते हैं 2 into 5, 5 2 5 5, 2 प्राइम नंबर है तो 1, 5 प्राइम नंबर है 4, तो 4 2 जा 4 1 जा 4। 85 ये भी मैं आपको करा चुका हूं कि ऐसा ढूंढना है जो इंटीग्रल डोमेन हो बट फील्ड ना हो। अब इंटीग्रल डोमेन हो Z10, आपको पता है इंटीग्रल डोमेन नहीं है क्योंकि Zn फाइनाइट सेट है, तो वो अगर इंटीग्रल हो गया तो फील्ड भी हो जाता है, तो आपको उसको वैसे ही हटा दो। Z31 को भी हटा दो, वो फील्ड है आपका। बचा C और D। R ऑफ X आपको पता है कि रियल नंबर है यहाँ पे, तो R ऑफ X क्या होता है, R एक फील्ड है तो वो क्या हो जाएगा आपका ED हो जाएगा। BD है तो इंटीग्रल डोमेन है बट कभी भी R ऑफ X फील्ड नहीं होता। बात करते हैं 86 का। 86 मैंने आपको फेमस मैट्रिक्स है, ये बहुत फेमस मैट्रिक्स है कि ये मैंने ना आपको ये ग्रुप थ्योरी में कराया था जब मैं CSI या नेट का जब लेक्चर ले रहा था, तो वहां पे इसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी बतानी थी मैट्रिक्स की कि ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है। ये अगर आप इसका ऑर्डर लेने जाओगे ना तो ये इनफाइनाइट आता है, कभी भी आइडेंटिटी नहीं आता। ये बहुत ही फेमस मैट्रिक्स है। अब ये कह रहा है इसका n पावर ले लो, तो इसका आंसर आता है ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, और यहाँ पे हमेशा n इंटू यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, ठीक है, यही आंसर आपका हमेशा आएगा। अब ये उसी टाइप का एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 1 है तो ये आपका ये आ जाता है। ये फेमस मैट्रिक्स है कि 1 1 0 1, अब कितना मल्टीप्लाई करो आपका यही पावर आएगा। जितना पावर करोगे n को यहाँ रख दो, ये फिक्स। चेक कर लो 35 दिया है तो आपका आंसर 35 आ जाएगा। ये बहुत फेमस एग्जांपल, ऐसा नहीं कि आपको पूछ रहा है इसमें ऑर्थोगोनल कुछ नहीं यूज करना है, इसमें जस्ट ये मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। 87 आपको पूछ रहा है स्क्यू डायमेंशन के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन के बारे में। आपको पता है सिमेट्री का कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर आपको C ओवर R पूछ रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर प्लस n। अगर सबको स्क्यू सिमेट्रिक C ओवर R पूछ रहा है तो n स्क्वायर n माइनस 1। और अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक R ओवर या C ओवर C कर रहा है तो n स्क्वायर माइनस n/2 या फिर n इंटू n माइनस 1/2। तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n/2। ए आपको 3x3 मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है कौन सा ट्रू नहीं हो सकता। अब ये सिंपल मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कहूंगा कि इसको आप देखते ही बता सकते हो, आपको थोड़ा यूज करना था। इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता था बट क्वेश्चन थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन इजी है। क्यों इजी है, थोड़ा आपको लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे अब बात करते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके पास जितने भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है वो उसके अंदर आने चाहिए।
अब बात कर रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उसके पास दो डिस्टिंक्ट रूट हो गए, एक 1 और एक -1। तो अब होगा क्या, उसके पास अगर दो डिस्टिंक्ट रूट है तो बचे हुए एक को भी क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। अब रियल है तो अब रियल है इसका मतलब क्या, वो इन दोनों से डिफरेंट होगा और इन दोनों के सेम आ जाएगा। अब अगर इन दोनों के सेम आ गया तो या तो सेम आएगा या तो डिफरेंट आएगा। अगर डिफरेंट आ गया तो वो किस में चले जाएगा, अपना कॉम्प्लेक्स में चले जाएगा, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आपके जैसे कि x इक्वल टू 1 और -1 आ रहा है और एक आपका रियल रूट आना चाहिए, अगर वो कॉम्प्लेक्स आ गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट किस में आते हैं, कॉन्जुगेट में। तो उससे ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल सेम होंगे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि इन जनरल मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। 89 सिंपल सा आपको मैट्रिक्स दिया है, मैंने आपको कहा था डायगोनलाइजेबल पे क्वेश्चन आएंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पे क्वेश्चन आएगा। आपको डायगोनलाइजेबल का मतलब पता है, रियल के अंदर डायगोनलाइजेबल तब होते हैं जब उसके सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो या फिर उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो और सारे उसके रियल आइगन वैल्यू ही आने चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स में आ गए तो सीधे सीधे कह दो आप वो कभी भी डायगोनलाइजेबल ओवर R तो नहीं हो सकता। अब बात करते सी की, आप इसका आइगन वैल्यू निकालोगे तो आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स रूट एक रियल रूट आएंगे। जो दो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं वो डिफरेंट आएंगे। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। अगर वो 0 आ गया तब तो ठीक है, पॉजिटिव आ गया तो रियल रूट, निगेटिव आ गया तो कॉम्प्लेक्स रूट और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। तो वो आपका डिस्टिंक्ट आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आ गया, सारे डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब वो डायगोनलाइजेबल होगा। बट कहां पे डायगोनलाइजेबल होगा, ओवर सी, ना कि ओवर आर आएगा। 90 आपको R/4 का एक सब स्पेस दिया है और आपको W पर पूछ रहा है, ठीक है। आप तो एक डायमेंशन से कर सकते थे, कि डायमेंशन से कैसे करोगे थोड़ा ध्यान दो। आपको कितने वेरिएबल दिए, 4, और आपको कंडीशन कितने दिए हैं, 2। पहले आप चेक कर लो कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो 4 - 2 कितने आ जाएंगे, 2। तो W पर का भी डायमेंशन क्या होगा, 2। आपका पहला ऑप्शन रॉन्ग। बाकी सेकंड करने का प्रोसेस है वो हम सॉल्यूशन में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे W पर फाइंड आउट करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपका नहीं हुआ था, अगर आपको आता है तो ठीक है, बट ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था। अब देखो 91 का ये भी क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन हमने काफी किया है, सिंपल क्वेश्चन है। 92 ये भी मैं आपको करा चुका हूं कि अगर आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर मेरा वीडियो आपने देखा है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। 93 मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दिखे कि y डैश का जो टर्म प्रेजेंट नहीं है, याद करो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। टेस्ट में भी मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि इसका आंसर क्या होगा, मैंने अभी जो टेस्ट दिया था उसमें भी डाला था, लास्ट वाले में, बाकी टेस्ट में भी डाला था कि y डैश प्लस ay, ताकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में धस जाए, क्योंकि मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं और एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको मेरा जो लाइव वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन और आप देख रहे हो उसका प्रूफ कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन एज इट इज मिले हैं। तो अब तो ये तो सेम है ना, कुछ डिफरेंट नहीं है। आपको पता है उसका रॉन्ग स्क्रीन क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। 94 सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल से आप सॉल्व कर दो। 95 एक तो आप पुट करके चेक कर लो, बट पुट या तो फिर आप क्या करो, इसका 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। y डैश निकालो, कांस्टेंट को एलिमिनेट करो और आपका पुट करके ये आपका फर्स्ट ऑप्शन शायद आ जाएगा इसमें। 96 अगर आपके पास टाइम है तो 96, 97 ये कर सकते थे। बाकी 98 आपको देख के ही पता चलेगा कि दोनों सेम ही है और इनफिजिबल सॉल्यूशन आ रहा है, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर आ रहा है, तो इनफिजिबल सॉल्यूशन। 98 जो मैंने आपको कहा था कि डुअल के आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको वो पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करते। ये मैट्रिक्स का जो जेड के जो ऑप्टिमल फंक्शन है उसको कंस्टेंट पे ले लो, कंस्टेंट का आपका ऑप्टिमल पे आ जाएगा, और जो कंडीशन आपको दिए हैं इनइक्वालिटी वो क्या होते हैं, सारे ट्रांसपोज में आ जाते हैं। कंपेयर करो, आपको सारे कंपेयर भी नहीं करने, यहां से ऐसे देख देख के आप फटाफट आप ये कर सकते थे। 100 ये मैंने आपको रिजल्ट बताया था, कुछ रिजल्ट लिख के दिए थे आपको मैंने कि नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स कितने होते हैं, जैसे कि हमारे
फॉर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में M+N-1। तो आई होप, तो जैसा मैंने आपको पहले एग्जाम के पहले ही कहा था, ठीक उसी तरीके से पेपर आया। मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए, कहीं से भी किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए, तो उनके लिए पेपर काफी इजी था। प्रैक्टिस किए थे, थोड़ा उनके पास नॉलेज होना चाहिए, तो बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते। बट ऐसे भी स्टूडेंट जो एवरेज थे, उन्होंने सिर्फ यूट्यूब से देखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और खुद थोड़ा मेहनत किए पिछले 1-1.5 महीने, तब भी आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। आराम से आप 60 मार्क्स ला सकते हो। जो जो क्वेश्चन पे मैंने फोकस किया था कि आप इतना ही करके जाओ, इसके बाहर का कुछ मत करो, तो आपको उसके बाहर का कुछ करना भी नहीं था, सिर्फ वही आए थे। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो वही सारे क्वेश्चन आए थे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो जो आपको कहा गया था ठीक उसी तरीके से पेपर आया। अब इसके बाद आप जो भी कर रहे हो, तो ये आपका रोल है कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, किस तरीके से आप एग्जाम में, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, कि आप उस टाइम पे कैसे सोच रहे हो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये जनरली मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट की बात होती है, मैं आप कोई भी हो, कि जिस तरीके से आप वो टाइम पे सोचते हो ना, आपको आपके माइंड में कुछ और चलता है कि भाई ये लेस देन है, आप सोचते हो राइट साइड में है, आपको लगता है कि मैं माइनस ले रहा हूं, बट वो होता है 4। ये जनरली है, क्योंकि आप उसी तरीके से उस चीज को देखते हो। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप पेपर देने जाओ, एकदम कूल होके, आपको मतलब एकदम रिलैक्स रहना है, और जितना हो सकता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब पेपर। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर का लेवल देखो, मैं 2 तरीके से बताता हूँ। मैं इस रिस्पेक्ट में कह रहा था कि पेपर इजी है, क्योंकि मैंने आपको सब यूट्यूब पे सब कराया है, और इसके अलावा मैंने पेड क्लास में जो जो पॉइंट्स बताए थे प्योर के, वो एज इट इज आए हैं। यानी कि 90% एज इट इज क्वेश्चन आए, 10% हो सकता है क्योंकि नए टॉपिक आए। तो मैंने कहा भी था कि अगर 10% आ रहे हैं तो आपको दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उनको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। बाकी 90% आपके एज इट इज क्वेश्चन आए थे। जो जो मैं आपको पॉइंट बताता था उस पे आए थे। अगर उस पार्ट को हटा दो तो यूट्यूब पे मैंने पिछले 100 डे चैलेंज आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। जिसने दिल से सारी वीडियो देखा है, खुद पढ़ाई की है, मेहनत किया, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल हुआ होगा। क्योंकि अप्लाइड के बहुत सारे टॉपिक, क्योंकि आपको पहली बात तो आपकी यूनिवर्सिटीज में नहीं होता, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। अब मेन बात यह है कि आप कैसे किस टॉपिक को करो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो इसलिए जो वीडियो लाए थे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यही आपको करना है, क्योंकि आप उसको डिटेल में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपको बाकी सब एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले, क्योंकि रियल आपको पूरे तरीके से। अब ये जो मेन टॉपिक थे ये मैंने पेड क्लास में स्टार्ट किया था, क्योंकि आपका मेन टॉपिक है। इससे ऐसा नहीं कि मैं आपको यूट्यूब पे 2-3 बता दूं आप उससे कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे आपको, चाहे आप नेट के लिए जाओ या गेट के लिए या फिर आप कहीं टीचिंग के लिए भी जा रहे हो, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने भी मेहनत किया है, अच्छे से मेहनत की है, उन सारे बच्चे लोग का एग्जाम निकल जाएगा। और दूसरी बात, मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि जो 100 डे चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था वो आपको कितना यूजफुल रहा, और जो पेड क्लास के स्टूडेंट हैं उनसे भी कहूंगा कि आपके लिए कितना यूजफुल रहा। प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा था और किस तरीके से आपके एग्जाम में यूजफुल रहा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, अगर वो आपके लिए यूजफुल रहा तो मैं CSI और नेट के लिए यूट्यूब पे ही, जैसे मैंने, बाकी तो जो मेन पार्ट है वो हम पेड क्लास में करेंगे, बाकी जो अप्लाइड के क्वेश्चन है, क्योंकि होता क्या है जनरली जो मार्क्स रह जाते हैं ना, जैसे मैं अभी सेट के ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा पेपर 1 में ध्यान दो ना, तो काफी क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन आए थे, या फिर आप थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान दो ना तो कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि नेक्स्ट टाइम से पेपर 1 के लिए अभी से ही, मतलब 1-2 महीने बाद से, जैसे नेट का पेपर खत्म हो जाएगा या फिर गेट के बाद आपके पास एक टाइम रहता है, तो संडे को हम क्या करेंगे, पेपर 1 के MS सेट के लिए या फिर किसी भी स्टेट के लिए हो, अगर क्योंकि मेन तो आपका इन जनरल टॉपिक आता है, स्टेट के लिए कुछ टॉपिक ही आते हैं कि जो आपका स्टेट वाइज पूछते हैं, बाकी आपका इन जनरल आता है। तो आप किसी भी स्टेट के हो तो पेपर 1 की आप वहां से देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं आपको डिटेल में बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि वो स्टूडेंट जिनको पूरा पेपर 1 नहीं पढ़ना है, बट ऐसा ना हो कि उनका मैथ्स इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। जैसे होता क्या है कि 1-2 मार्क्स से रह जाता है, 4 मार्क्स से रह जाता है,
तो ये प्रॉब्लम कहाँ होती है, एक तो पेपर 1 में, और पेपर 1 में जो एप्टीट्यूड मैथ्स आता है आप उसमें बहुत टाइम दे देते हो। ऐसा नहीं कि कर लेते हो आप, ठीक है, बट आप टाइम ज्यादा देते हो, जबकि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कम होने चाहिए, मतलब जल्दी आने चाहिए। और इसके अलावा CSI या नेट में भी मैंने सोचा है कि संडे को आपका उसमें पेपर 1 का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो नहीं रहता है, बट एप्टीट्यूड होता है। अब वहां से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, अब वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप 30 मार्क्स के क्वेश्चन में से कितना गेन करते हो। तो इस बार हम क्या करेंगे, अल्टरनेट डेज लेक्चर रखेंगे जिसमें हम अप्लाइड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे। और इसके अलावा हम संडे टू संडे मैंने प्लानिंग किया है कि संडे को हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करें। अब एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अगर मैं पूरे वीडियो डाल दूं एप्टीट्यूड के तो उससे होगा ये कि आपको लगेगा कि नहीं ये तो हम पढ़ रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं, अब उसमें भी इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, उन क्वेश्चंस को देखूंगा, पूरे पेपर रिसर्च करूंगा कि हाँ किस टाइप के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आप क्या करके जाओगे कि आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं आपको टॉपिक बताऊं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि हो सकता है उससे रिलेटेड आपको कुछ और क्वेश्चन। तो जितने भी डिफरेंट टॉपिक है जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो सिर्फ संडे को, और आप भी क्या करना, संडे आप फिक्स कर दो पार्ट ए के लिए, ताकि वो 30 मार्क्स जो आप कहते हैं ना मेरा 2 मार्क्स से रह गया, मेरा 4 मार्क्स से रह गया, मेरा अप्लाइड अच्छा नहीं था, तो वो नहीं निकलना चाहिए। तो इसके लिए हम अप्लाइड को यूट्यूब पे पूरा सॉल्व करेंगे, जितने भी अप्लाइड के क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास टाइम है 2 महीने का। तो अल्टरनेट डेज, ताकि लंबी वीडियो करेंगे, डेली वीडियो नहीं डालेंगे, ताकि आपका जब एक पूरा लेक्चर दो तो आपको कुछ चीज समझ में आए। और हम टॉपिक वाइज लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू नहीं लेंगे। जैसे हम रियल ओडी के टॉपिक डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग नहीं करें, क्योंकि आपको पता है सेट की बात अलग थी, उसमें फॉर्मूला पूछ लेता है, लेकिन जब आप नेट की बात करते हो तो उसमें आपके क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल काफी बढ़ जाता है। तो इसमें आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको खुद सोचना है, क्योंकि आगे चल के आपको टीचर बनना है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं MS सेट में अलग चीज बता रहा था, क्योंकि MS सेट में आपको क्वेश्चंस पता है कि कम लेवल के आते हैं, आप वो कर सकते हो, और उसमें इतने टॉपिक होते हैं कि आप सब टॉपिक को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। बट CSI या नेट में मैं यही कहूंगा, जितना आप सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागोगे उतना अच्छा होगा, खुद से सॉल्व करो। बट आपको 2-3 बार ट्राई करने के बाद अगर आपको नहीं आ रहा है तभी आप क्वेश्चन पूछो। जैसे MS सेट में आपको सॉल्यूशन चाहिए रहता है, ये मान लेता हूं, क्योंकि आप सारे टॉपिक कम टाइम में नहीं कर सकते, बट नेट में आपके पास टाइम है, आप जितना हो सकता है खुद से सॉल्व करो। जैसे आपने कोई टॉपिक के क्वेश्चन किए और मैंने आपको मान लो प्रोवाइड कर दिया से 20 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप करो, रखो। जब थोड़ा और आगे पढ़ोगे तो फिर आपको धीरे धीरे वो क्लियर होगी, और आप खुद से सॉल्व करने की, जब नया टॉपिक सीखोगे तो पीछे का टॉपिक आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाता है और वो और लेवल बढ़ती है। लेकिन वो कब होगा, जब आप खुद मेहनत करोगे। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे तो वो आप मेहनत नहीं करोगे, और वही मेहनत मांगता है जो आप CSI या नेट में बैठते हो या किसी और एग्जाम में। क्योंकि जब खुद से सॉल्व करते हो तो आपके माइंड से वो जो काउंटर एग्जाम्पल निकलना होते हैं, खुद से काउंटर एग्जाम्पल लेना। ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक करा दूं वही उठ के आते हैं, रिलेटेड आएंगे, बट लेना तो आपको खुद है। मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, बट आपको यूज तो खुद करना है। वो कब करोगे, जब आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। इसका जो भी रहेगा मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरा बता दूंगा कि कैसे आपको क्या ज्वाइन करना है। अगर आपका काफी अप्लाई प्योर अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ यूट्यूब पे अपना अप्लाइड के लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आंसर की भी मैं आपको पेपर 1 का जैसा कि कहा था 1-2 दिन में दे दूंगा या फिर कल, और पेपर 2 का तो हम पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 1 का मैथ्स का भी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, पेपर 2 का तो पूरा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा मतलब 80%। कुछ क्वेश्चन है मेजर थ्योरी वगैरह, वो मैं आपको बीच बीच में ना कभी मेजर थ्योरी टोपोलॉजी सेट के रिस्पेक्टिव में या फिर गेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके संदर्भ में लेके आऊंगा जहां पे हम लोग डिस्कस करें। तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।